नमस्कार, इंडिया न्यूज व्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में एक फेज में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। झारखंड की राजनीति किस दिशा में जा रही है, वहां क्या कुछ नया हो रहा है, कैसे नए समीकरण बन रहे हैं, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है, जैसा कि आमतौर पर हर चुनाव के पहले हम देखते हैं। भाजपा की कोशिश क्या है, किस तरीके से सत्ता ले, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोशिश क्या है कि किस तरीके से सत्ता बचाए। इन सब पर आज चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान रांची से ही जुड़े हुए हैं, जो देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, भुजंग भूषण द्विवेदी। भुजंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। बहुत लंबे समय से, कई दशकों से आप झारखंड को कवर कर रहे हैं। जहां तक मुझे ध्यान जाता है, जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब से आप वहां की राजनीति पर बेहद बारीक नजर रख रहे हैं। आज आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है, क्योंकि आपके जो आकलन होते हैं वो जमीनी हकीकत से जुड़े होते हैं, और इसीलिए देश की जनता उन्हें सुनना चाहती है। बहरहाल, 81 विधानसभा की कुल सीटें हैं, और दो गठबंधन प्रमुख तौर पर वहां है, जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है, जिसे हम इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कांग्रेस और आरजेडी भी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जिसमें आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन मुख्य दल के रूप में शामिल है। अब 68 सीटों पर 81 में से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 10 सीटें वो आजसू को दे रहा है, जबकि 2 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान वाली है, उनको, और 1 सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। लेकिन भुजंग, अब आपसे सवाल यहां शुरू होता है कि क्या कुछ चल रहा है जमीन पर। हम दिल्ली में बैठे हुए केवल सुन रहे हैं कि कुछ बागी तेवर भाजपा में उभर रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने कई दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है, उन्हें उम्मीदवार बना दिया है, और जो बड़े पुराने हैं वो कहीं पीछे रह गए हैं। और इसकी शुरुआत शायद मेनका सरदार से हुई है। आपका कहना क्या है? हर्षंजन, पहले दर्शकों को थोड़ा सा मैं इसमें सुधार कर दूं कि जेडीयू को 2 और लोजपा को 1 टिकट मिला है, जो चतरा से उनको सीट मिली है। चूंकि चतरा गया एक ही बॉर्डर पे है और बिहार से काफी इन्फ्लुएंस है, और जो जातीय समीकरण के आधार पर उन लोगों ने उस को टिकट दिया है। जी जी, बहुत जेडीयू। बहुत शुक्रिया। ये मैंने कहने में गलती कर दी थी। 2 टिकट, जी 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई है, 1 सीट एलजेपी रामविलास पासवान खाते में गई। जी। बिल्कुल। तो जी ये जेडीयू को लीड कर रहे हैं सरयू राय, जो पिछली बार भाजपा से ही बागी तेवर अपना करके उन्होंने सिटिंग सीएम रघुवर दास को हराया था जमशेदपुर पूर्वी से। तो अब उन्हें 2 सीटें मिली हैं। भाजपा में जो आपने सबसे यक्ष प्रश्न किया, मरमरी, यद्यपि कि अमूमन पूरे देश में जब भी सीटों का बंटवारा होता है किसी भी दल में, या खास करके भाजपा जैसी पार्टी में, तो एक मरमरिंग होती है, नाराजगी होती है, कुछ लोग छोड़ते हैं, मान मनौवल का खेल भी चलता है। वो पूरा सिलसिला यहाँ चल रहा है। मेनका सरदार हो गई, राजधनवार से बाबूलाल मरांडी को लड़ा दिया गया। तो राजधनवार से जो पूर्व के विधायक और एमपी रह चुके बाबूलाल के साथ जो साथ दिए थे, भाजपा को छोड़े थे, रविंद्र राय, उन्होंने भी बागी तेवर अपना लिया। लुइस मरांडी को इन्होंने हटाया, उन्होंने बरहेट सीट देने की बात कही, लुइस मरांडी ने भी बागी तेवर अपना लिया। इस तरह से मलखान सिंह या कई नेता जो हैं वो लगातार बागी तेवर अपनाए हैं। यद्यपि कि आज ही हेमंत बिश्व शर्मा का बयान आया है कि ये सारी बहुत छोटी चीजें हैं, इन्हें हम लोग पैचअप कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक हेमंत कहीं दूसरे हेमंत को वॉक ओवर न दे। ये 2 हेमंतों के बीच की लड़ाई हो भी रही है, एनडीए और इंडी गठबंधन की लड़ाई हो रही है, और 2 हेमंत की अपनी अपनी तकनीक, अपनी अपनी राजनीतिक परिपक्वता, अपनी विरासत की भी लड़ाई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सीट बदले गए हैं, बहुत सारे लोगों को, पुराने लोगों को लाए गए हैं। और भाजपा में खास मरमरिंग की एक वजह यह भी है कि भाजपा जो परिवारवाद और पूंजीवाद और अपराधीकरण का जो विरोध करती थी, इससे झारखंड में छूती नहीं हुई। यहाँ रघुवर दास के बहू को दिया गया टिकट,
यहाँ पर बाघमारा से जो धनबाद के विधायक हैं, वो एमपी हैं, उनके भाई को टिकट दिया गया, जबकि वो कई मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपित हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी को दिया गया, जिसकी पोटका जो एससी सीट है, जिसकी वजह से वहां पर भी इस्तीफा मिला। और इस तरह की कई जगहों पे कारनामे हुए हैं। तो जिसको लेकर के पहले से ही भाजपा में जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी उदासीनता थी, चूंकि सरकार नहीं थी। अब इससे लेकर उदासीनता थोड़ी बढ़ी है। लेकिन इसे जितना जल्दी, चूंकि आपको भी मालूम है कि टाइम फ्रेम जो चुनाव आयोग ने दिया है, वो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम दिया है। इसमें जी। आपको प्रचार भी करना है, फील्ड भी बनाना है, और अपने जो प्रतिपक्ष हैं, इनके जो खास करके जो एनिमी है, पॉलिटिकल एनिमी है ये जो लोग, उनके विरोध आपको प्रचार प्रसार करना है, और पार्टी के अंदर की जो गतिरोध चल रही है, उसको भी शांत करना है, सबको मान मनोबल करना है। तो ये बहुत टफ टास्क है बीजेपी के लिए। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी पिछली बार 25 सीट लेकर आई थी, लेकिन आज के डेट में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद अगर बीजेपी को लड़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई फायर ब्रांड नेता, हर्ष, एक बहुत गौर करने वाली बात है, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा, जो दो व्यक्ति आए यहाँ पे, और वो दोनों ही आकर के पूरे झारखंड में बीजेपी को टेक ओवर कर, और यहाँ के जो स्थानीय वरिष्ठ नेता थे, जिसमें कई नाम है, दिग्गज हैं, अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, या यशवंत सिन्हा हैं, उनके सुपुत्र हैं, चाहे कई नेता हैं यहाँ पे, उनको उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। और ये सारे लोगों से वादा करने लगे, सब कुछ करने लगे। लेकिन आम जनता चूंकि यह भी जानती है कि आप तो आज कमिटमेंट करके खुद चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर रहेगा, उसे कमिटमेंट को फुलफिल करना हो। तो इसको लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत दबी ही मगर आवाज आ रही है कि ये लोग लीड कर लिए, और यहाँ के जो लीडर थे, जो फ्रंट लाइनर थे, उन्हें इन लोगों ने पीछे ढकेल दिया। इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब पार्टी का बिल्कुल। कैडर तो अवश्य जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स का वोट जाएगा, ये सारी चीजें जाएंगी। एक फायदा और भी होगा बीजेपी का, जो मरमरिंग एनडी गठबंधन में चल रही है, जो माथापच्ची, या आप यूँ कर लें खींचातानी, मारपीट जो चल रही है, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन इसके लिए बीजेपी को सीमित समय में, नियमित ढंग से, सुनियोजित ढंग से, बड़ी बिंदुवार काम करना पड़ेगा तकनीक पे, कि किस तरह से ये इंडी गठबंधन को हार्म पहुँचा करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचा ले। जी, भाजपा बुजन की हमने अब देखा, अभी अभी जी। हमने देखा हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने इस तरह के कई फार्मूले अपनाए। उन्होंने किसी मुख्यमंत्री तक की सीट बदल दी, कई नए लोगों को टिकट दिया। वो इंडी गठबंधन की तरह नहीं कि सारे एमएलए जो हैं सिटिंग उनको वो दे रहे हैं। ठीक है, परिवारवाद के नाम पर कुछ चीजें चल रही हैं कि रघुवर दास की बहू है, अर्जुन मुंडा की पत्नी है, और तमाम मधु कोड़ा की पत्नी भी है, उन्हें भी टिकट मिला है। लेकिन आपको क्या लगता है वहां रहते हुए कि क्या अंतिम क्षणों में बीजेपी के जो वोटर हैं या बीजेपी कुछ ऐसा कर देगी हरियाणा की तरह ही कि इनके वोट कट जाएंगे और वो सारे वोटों का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? क्योंकि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती रही, और एक बड़ा फैक्टर चंपाई सोरेन है। क्या चंपाई सोरेन, क्योंकि कोल्हान का जो एरिया है, सरायकेला, जहां से वो हैं, 1990 से वो विधायक वहां से चुने जाते रहे हैं, पहले बिहार विधानसभा में चुने जाते थे। उनका फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया हर्ष, कि ये कोल्हान कोल्हान में 14 सीटें, और 19 में 14 सीट पे एनडीए गठबंधन ने, जो इंडिया गठबंधन है, उसके प्रत्याशी जीते। एक निर्दलीय सरयू राय जीते थे, यानी कि 13। तो ये पूरा बीजेपी के खाते में एक भी नहीं है। इस बार चंपई सोरेन हार्ड कोर ट्राइबल लीडर हैं, संथाली हैं, और वो गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन के सहकर्मी रहे हैं पार्टी का निर्माण और खड़ा करने में। उनके साथ जो हेमंत सोरेन ने व्यवहार किया, अंतिम क्षणों में 1-2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन गए उन्हें हटा करके, तो वो आदिवासी समाज में एक मैसेज गया जरूर है।
यद्यपि कि हेमंत सोरेन एक भ्रम में जिंदा जरूर हैं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अच्छी वक्ता हैं, अच्छे मुद्दे उठाती हैं, बोलती हैं, ये स्वाभाविक है, हर को गर्व होता है अपनी पत्नी पे, लेकिन वो फैक्टर वहां काम नहीं करे। चंपई सोरेन कोल्हान में खास करके जो गीता कोड़ा हैं या चाईबासा, मनोहरपुर, चक्रधरपुर या फिर आप कह लें कि घाटशिला, इन बहरागोड़ा, इन सभी सीटों पे उनका फैक्टर काम करेगा। अगर उन 14 में से वो अगर मुझे लगता है कि 4, 5, 6 सीट भी निकाल लेंगे तो बीजेपी को ओवरऑल बहुत अच्छी बढ़त मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि बीजेपी पिछली बार 25 सीट लाई थी, लेकिन इस बार अगर बीजेपी, मैंने जैसे कहा कि कायदेवार, बिंदुवार, कायदे से अपनी कमियों को ध्यान में रख करके काम करती है, तो ये परिवारवाद वगैरह ये सारी चीजें एक बार शुरुआती दौर में एक फेज की तरह होता है, आता है, विवाद होता है, लोग नाराज होते हैं, मान जाते हैं। और ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई भी सीट ऐसा नहीं है हर्षरंजन, जहां किसी कैंडिडेट का नाम लीजिएगा और 4 लोग उदास नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल। स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ के, आप एक रांची सीट लीजिए, इसमें 18 प्रत्याशी लगे हुए थे बीजेपी की तरफ से। 18, आप इमेजिन कीजिए, अगर किसी भी एक का नाम लीजिएगा तो 17 नाराज जरूर होंगे, 18 को आप खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, मैं कम टू द टॉपिक, कि ये चंपई सोरेन एक बीजेपी के लिए पॉजिटिव फैक्टर बनेंगे। और जिस तरह से इन्होंने सीता सोरेन को भी जमताड़ा से खड़ा किया था, जबकि सीता सोरेन ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ बांग्लादेशी यहाँ घुसपैठी यहाँ जो है। दर्शकों को बता दें कि सीता सोरेन दरअसल हेमंत सोरेन की भाभी हैं, शिबू सोरेन की बहू है, बड़ी बहू है। बड़ी करेक्ट। बहू है, और उनके हाँ, एकदम सही है। और उनके बड़े बेटे दुर्गा सोरेन जो दिवंगत हो गए, वो राजनीति में काफी एक्टिव थे, अपने पिता के राइट हैंड हुआ करते थे। उनके दिवंगत होने के बाद ये आई फिल्में, और 2 बार विधायक भी रही। और सीता सोरेन की अपनी साख है, पारिवारिक साख है। लोगों, पिछली बार यद्यपि कि इन्हें एमपी का टिकट दिया गया था और वो हार गई थी नलिन सोरेन से, तो वो पारिवारिक विरोध का उन्होंने जिसे ताना बाना रखा था, उस तरह की बात हुई थी, इसकी वजह से वो हार गई। लेकिन इस बार उनका भी फैक्टर काम करेगा, सीता सोरेन का। बीजेपी ने चूंकि पिछली बार एमपी के चुनाव में 5 के 5 जो सीट लूज किए थे, वो एससी एसटी सीट थी। तो बीजेपी इस पे बहुत ध्यान से, उन्होंने इस चीज को सोचा है, समझा है, और उन सीटों पे बहुत चुनिंदा कैंडिडेट्स को रखा है और उन पर काफी कंसंट्रेट किया है। वो 5 एमपी की सीट जो लगभग 25 से 30 विधानसभा सीटों को प्रभावित करेंगी, उन पर इन्होंने खास जोर दिया है। और बीजेपी 35 से 40 सीटों पे मुझे लग रहा है हर्ष, ये काफी सीरियसली फाइट करेगी। और बाकी जो सीटें हैं उस पर वो फाइट करेगी, कैंडिडेट अपना फाइट करेंगे, पार्टी का सहयोग बहुत रहेगा। लेकिन ये चाह रही है कि 35 से 40 सीट पर सीरियसली फाइट करें, जिसमें 30 से 35 सीट बीजेपी के झोले में आ जाए, गठबंधन के झोले में आ जाए। तो उसके बाद 35 सीट अगर बीजेपी को आ जाती है तो फिर आजसू को 4 से 5 सीटें अवश्य आ जाएंगी। जेडीयू 1-2 सीट निकाल लेगा। लोजपा का भी संभावना है कि अगर प्रचार प्रसार ठीक से किए तो वो भी अपनी एक सीट जो चतरा की है, जिसमें जनार्दन पासवान को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो वंस अपॉन ए टाइम आरजेडी के उम्मीदवार हुआ करते थे, तो उनको लेकर के वो आ सकती है। तो अभी अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें, सतही नजर से, तो बीजेपी की सरकार बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स और वो चंपई सोरेन का फैक्टर, हेमंत द्वारा चंपई को हटाने का फैक्टर, एनडी गठबंधन में राहुल गांधी के साथ जो चीज हुआ यहाँ पे, जिस ढंग से हुआ, वो आरजेडी की काफी उपेक्षा हुई यहाँ पे। राहुल गांधी से उस बिना पर भोजन, उस पर मैं आ रहा हूँ एनडी गठबंधन पे। पहले एक भाजपा को निपटा ले, हम इस पर चर्चा को एक विराम दें। चर्चा का निपटान कर लें। हाँ, दरअसल 13 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पिछले 5 वर्षों में ही आए हैं, दूसरे दलों से आए हैं। और मैं चाहता हूं कि हम दर्शकों को इनका नाम बताएं, अगर मैं इसमें कहीं गलती करूं तो आप संशोधन करिएगा। पिछले 5 वर्षों में भाजपा में आने वालों में मैं पहला नाम तो बाबूलाल मरांडी का ही लूंगा।
हालांकि वो बीजेपी के ही रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और वो आए हैं और उन्हें टिकट मिला है। चंपाई सोरेन अभी बहुत हाल फिलहाल में आए हैं, इनको सब जानते हैं कहानी। बाबूलाल सोरेन है, गीता कोड़ा है, लेबिन हेम्ब्रम है, परितोष सोरेन है, सीता सोरेन है, अमित यादव हैं, मनोज यादव हैं, रोशन लाल चौधरी हैं, देवेंद्र कुंवर हैं, मंजू देवी हैं, कमलेश कुमार सिंह हैं। तो ये कुछ नाम जो हमने लिए, ये वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 5 वर्षों के दौरान और उनमें से ज्यादा अभी हाल फिलहाल में आए हैं और टिकट पाए हैं। और इसी वजह से थोड़ा सा भाजपा के अंदर अंदरूनी क्लेश हो रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कई चुनावों में देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम क्षणों में कुछ करामात, कुछ खेल ऐसा करती है कि वोट उसके पास आ जाते हैं। इससे मुताल्लिक अब आता हूं इंडिया गठबंधन पर। एक सवाल ये है कि जेएमएम जो पार्टी है, हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, जब झारखंड की लड़ाई चल रही थी, अलग झारखंड राज्य की मांग हो रही थी, शिबू सोरेन का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। इनके बड़े बेटे सीता सोरेन के जो हस्बैंड थे, वो ज्यादा एक्टिव थे। हेमंत बहुत एक्टिव तब नहीं हुआ करते थे, मुझे भी ऐसा ध्यान आ रहा है। और इनसे बड़े नेता चंपाई सोरेन होते थे। लेकिन आज के डेट में क्या स्थिति है, अगर पार्टी को और पिताजी को छोड़ दिया जाए तो चंपाई सोरेन बड़े नेता हैं या हेमंत सोरेन है? एक सवाल तो ये है। और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि शिबू सोरेन की अभी तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? शिबू सोरेन कई बार पहले उनकी तबीयत पे बात कर लें तो वो गुरुजी रहे हैं और झारखंड बनाने में एक नायक की भूमिका भी निभाई थी उन्होंने। अगेंस्ट द साहूकार प्रथा उन्होंने आंदोलन किया था। उस समय से चंपाई सोरेन उनके साथ रहे हैं। कई बार जेल गए, कई बार उनके जान पे भी खतरा आई और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का निर्माण भी किया। और उनके सहभागी दुर्गा सोरेन, जो सीता सोरेन के पति, जो दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन थे, वो रहे। और जिस तरह से आप हेमंत की बात कर रहे हैं, मैंने अपने रिपोर्टिंग के दरमियान भी दुमका उनका कवर करता था, गुरुजी के घर भी गया हूँ। तो उस दरमियान मैंने हेमंत को एक बच्चे के रूप में देखता था और चंपई वगैरह के वो मतलब बच्चे की तरह चंपई वगैरह ट्रीट करते थे, गोद में बैठाना, खिलाना, ये सब करते थे। तो और दुर्गा सोरेन यदि आज जिंदा होते तो हेमंत सोरेन नेता नहीं बनते। पहली बात, एकदम मतलब ये कटु सत्य है। अब जी। रही हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन के जाने के बाद हेमंत सोरेन का यहाँ पर प्रवेश हुआ जेएमएम में। और पिताजी जो उनके हैं, गुरुजी, उनको आप यूँ कह सकते हैं अल्जाइमर वगैरह टाइप का प्रॉब्लम है। वो उनका जो बात करने का, याददाश्त का, कुछ कहीं बोल देंगे, तो इन चीज़ों की समस्या है। इसीलिए उन्हें फ्रंट लाइन में नहीं लाया जाता। कोई बयान उनका आप देखेंगे कि कहीं स्टेटमेंट कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, पार्टी अध्यक्ष वर्तमान में वो हैं, उनकी सहमति ली जाती है। सहमति उनकी क्या मतलब, हेमंत की सहमति रहती है, उसमें वो दस्तखत कर देते हैं। अब रही बात नेता के दृष्टिकोण से, तो नेता जो है जनप्रतिनिधि, नेता इस पार्टी के लिए चंपाई सोरेन बड़े थे, बड़े हैं और बड़े रहेंगे। अब रही बात की चूंकि ये मुख्यमंत्री, सत्ता इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है, ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फायदा पहुंचा सकते हैं। पार्टी में चूंकि ये जिसको कहेंगे वही इनके पिताजी की दस्तखत से कैंडिडेट बनेगा या पार्टी से बाहर निष्कासित होगा। तो पूरी तरह से यह एक पारिवारिक पार्टी, कुछ दिनों के लिए चंपई सोरेन 3 महीने के लिए आए लगभग, उतने में ही उतना भी इस परिवार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई दूसरा ट्राइब जो संघर्ष किया इनके पिता के साथ, वो 6 महीना जो चुनाव बचा हुआ था कि रह सके। तो यह जो उन्होंने गलती की, ये ब्लंडर किया उन्होंने, यह गलती की, उसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को या झामुमो को कहीं न कहीं 20% भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं। इनकी महत्वाकांक्षा पूरी पार्टी पारिवारिक हो गई। बड़े-बड़े नेता जो हैं, स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू पहले हुआ करते थे, वो लोग भी, ये सारे लोग हाशिए पे चले। तो इसका एक इनको प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर है। एक इनके आने से झामुमो में एक अच्छी चीज़ देखने को ज़रूर मिली है कि झामुमो में पहले ज़्यादातर आदिवासी, एससी, एसटी या महतो हुआ करते थे। लेकिन अब सामान्य वर्ग के लोग भी झामुमो के साथ जुड़ रहे हैं। और झामुमो का एक जो आक्रामक रूप था, जो कभी किसी ज़माने में आपको याद होगा कि बिहार में आरजेडी का था,
आरजेडी ने जी। बंद कॉल कर दिया तो डर के मारे पूरा बंद, उसी तरह से झामुमो का यहाँ था। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी माइल्ड हुई हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उसका खामियाज़ा बीजेपी में मुंबई का जाने हाँ, चंपई खामियाजा का होगा। खामियाज़ा वो भुगतना पड़ेगा इनको और वो प्रभाव डालेगा इस चुनाव में, खास करके कोल्हान में। कोल्हान के एरिया में डालेगा, 14 सीटें हैं वहां। और खास जी, तौर पर एक और नुकसान मैं देख पा रहा हूं, अगर वो संभला नहीं तो 70 सीटें जेएमएम ने अपने लिए रख ली हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो और कांग्रेस उस पर चुनाव लड़ेगी। और आरजेडी के लिए और लेफ्ट के लिए इन्होंने 11 सीटें छोड़ दी हैं। लेकिन आरजेडी का कहना है कि उसने कोई 15 से 18 सीटें चिन्हित की हैं, जहां वो सीधे बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तेजस्वी यादव इससे खुश नहीं है, जाहिर सी बात है लालू प्रसाद यादव भी खुश नहीं होंगे। क्या लगता है कि इंडी गठबंधन कायम रहेगा, या ये संघर्ष जो है सीट बंटवारे का आरजेडी के साथ कुछ दूसरी दिशा में जाएगा? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत जो कि 5 वर्षों तक रहे और जेल जाने का सिम्पैथी थोड़ा-सा उन्हें मिला है, जो एमपी के चुनाव में देखने को मिला। लेकिन जो टिकट बँटवारे की बात कर रहे हैं, 24 सीटों पे उन्होंने नाम फाइनल भी कर दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। और अभी कांग्रेस की सीटों पर नाम घोषित नहीं हुआ है। सीट भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कि कौन-सी सीटें उनको जा रही हैं। लेकिन जेएमएम अपनी जो भी सीटें थी पिछली बार 68 में, तो वो उतनी सीटों पर अपने कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है। आज उन्होंने 24 लोगों का नाम घोषित कर दिया, 2 पे उनके यहाँ भी जीत चल रहा है कि 2 सीटें जो होंगी उसपे कौन-कौन जाएगा। अब राजद की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि मैं साथ दोगे तो साथ नहीं दूँगा। ये तेजस्वी का है। तो तेजस्वी का अपना राजनैतिक अनुभव जो भी हो, वो अपना वो हेरिडिटिकल है उनका और पिताजी में भी उनके था, तो वो उस ढंग से बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा चुनाव का आपने ज़िक्र किया 1-2 बार, हरियाणा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए। जितने भी क्षत्रप दल हैं और जितने भी लोग हैं इसके मालिक हैं, उसके सामने ये घुटनों पर है। यहाँ भी वही स्थिति है। उन्होंने एक सीट के लिए बार्गेनिंग नहीं की, कहीं कुछ उन्होंने अपनी ज़िद नहीं रखी। मतलब होता है कि जो मिल गया सो अ, ऊपर वाले की दया से ठीक ही है। लेकिन उनके अंदर भी सीटों के बँटवारे के बावजूद कैंडिडेट को लेके काफ़ी मरमरिंग है और ये पूरा कुनबा दिल्ली शिफ्ट हो गया है हेडक्वार्टर में। सीटों क पर नाम वगैरह सारा तय होगा। रांची से दिल्ली भाग-दौड़ कांग्रेसी नेताओं में मची हुई है। लेकिन यदि यदि अगर राजद अगर बगावत कर देता है तो इसका फ़ायदा एनडीए को ही जाएगा पूरी तरह से और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी चीज़ मुस्लिम वोट जो है, उस मुस्लिम वोट को पोलराइज़ करने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल यहाँ पर जेएमएम ज़रूर करेगी। आरजेडी का इस्तेमाल भी मुस्लिम वोट के लिए करेगी चूँकि बिहार में मुस्लिम वोट सारे आरजेडी में और कांग्रेस में ही कास्ट होते हैं। और यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बहुत है, खास करके बांग्लादेशी जो फर्जीवाड़े से बैठ कर के जो सीमावर्ती राज्य हैं बांग्लादेश को वगैरह बंगाल वगैरह के, तो उन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा मुस्लिमों की पैठ है जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, वैसे तो रांची सेंटर में भी बहुत सारे आ गए हैं, जो फर्जी आधार कार्ड वगैरह बना कर के मूव कर रहे हैं। तो उनको पोलराइज़ करने के लिए इन्हें कांग्रेस और आरजेडी का साथ लेना ज़रूर होगा। लेकिन हेमंत सोरेन कहीं किसी बिंदु पे कंप्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं है, ना कर रहे हैं। जो कंप्रोमाइज़ करना है, वो आरजेडी और कांग्रेस को करना है इस पूरे चुनाव में। एक तकनीकी चीज़ बिल्कुल, और बताता मतलब हूँ। एक आपने आप जी, जी। बोलिए। हाँ, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के आपने कहा ना कि अंतिम समय वो एक ऐसा कुछ करती है, तो इन लोगों का जो वोटों का जो यहाँ पर क्रिश्चियन वोट्स भी बहुत है। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम ये 2 वोटों का पोलराइजेशन ब्रेक करने के लिए बीजेपी कवायद कर रही है। अगर वो 2 ये जो हब हैं वोट के, मुस्लिम के और क्रिश्चियन के, अगर ये ब्रेक डाउन हो गए, तो यहाँ पर भी बीजेपी वही परिणाम लेकर आएगी जो हरियाणा में लेके आई। मतलब इसमें भी सेंध लगाने की बात चल रही है। और भुजंग, एकदम। आपने आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राहुल गांधी वहां भी क्षत्रपों के सामने, जो स्थानीय नेता हैं जेएमएम के सामने, बिल्कुल दबे हुए कुचले हुए नजर आ रहे हैं।
और सच पूछा जाए तो अगर किसी से पूछिए कि झारखंड में कांग्रेस का नेता कौन है बड़ा, कोई नाम सामने नहीं आ रहा है। कौन है वहां का आप नेता? आप यहाँ की बात करो, उत्तर प्रदेश में उनको देख लीजिए क्या स्थिति है, क्या स्थिति करके रखा है अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी की। तो यहाँ पर कांग्रेस का आज के डेट में कोई बड़ा नेता नहीं है। एक पूर्व के जो एमपी हैं सुबोध कांत सहाय, जिनकी सुपुत्री रांची से लड़ी थी, अच्छा वोट लाई थी, तो वही एक कांग्रेस के यहाँ पर पुराने और बड़े नेता बचे हुए हैं। बाकी जो नेता हैं डॉक्टर अजय कुमार जो दिल्ली शिफ्ट हो गए, फिर उन्हें यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है चुनाव के दरमियान। वो एक नेता है जो वंस अपॉन टाइम वो आईपीएस हुआ करते थे जमशेदपुर में और आरा वगैरह बिहार में थे, तो वो एक नेता है। लेकिन कांग्रेस का एटलीस्ट कोई बड़ा नेता, जो नामी नेता हो, जिसका चेहरा हो यहाँ पे, जिसके नाम पर लोग वोट करें, वैसा कुछ नहीं है। यद्यपि कि मैं बता दूं कि राहुल गांधी की जो दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने देश के हर राज्य में एक पैरेलल लीडरशिप खड़ा किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस का पूरे देश में राज्य हुआ करता था। अब यह चीजें खत्म हो गई हैं और होल एंड सोल राहुल गांधी हैं। अब वो जो बयान दे दें, जो चीज दिखा दें, जो तुक्का लगा दें, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है लोकसभा चुनाव के बाद धीरे-धीरे डिक्लाइन हो रही है, खत्म हो रही है और और हर खास करके जगह पर हरियाणा चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के हरियाणा बाद तो एकदम हरियाणा चुनाव के बाद काफी वो बैक फुट पर हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो इस बार झारखंड में सत्ता अपने हाथों में ले, क्योंकि पड़ोसी राज्य ओडिशा पर बीजेपी की सरकार है, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। तो पूरी कोशिश होगी कि झारखंड भी इस बार बीजेपी के हाथ में आए, इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर है, और वो एक फैक्टर भी है वहां के लिए, छोटा 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 राज्य होने के बावजूद। तो भुजंग, आप हमारे साथ इंडिया न्यूज व्यूज में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड चुनाव तक हम आपसे ऐसी ही टिप्पणियां लेते रहेंगे, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।